नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार आज प्रेशर में थे। रादर एक और दिन प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली मार्केट्स में। एक अच्छी खासी बिकवाली फ्रंट लाइन इंडेक्स में, एक अच्छी खासी बिकवाली मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि उतना नहीं टूटे, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर था। आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी तो थोड़ा सा दबाव मार्केट से बनता हुआ दिखाई पड़ा। सेकेंड सेशन जबकि रियलिटी के अंदर प्रेशर देखने को मिला, पीएसयू बैंक के अंदर प्रेशर था लगातार दूसरे सेशन। मिड कैप इंडेक्स में फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आप कह लीजिए कामकाज हो रहा था, करीब 1/4% गिरावट थी। स्मॉल कैप इंडेक्स स्मॉल लेस फ्लैट साइड पे था। एडवांस डिक्लाइन बहुत सीवियरली डैमेज नहीं था, लेकिन हाँ डिक्लाइंस के फेवर में ही था। कल ज़्यादा बिकवाली थी। इसके अलावा ऑटो में आज थर्ड सेशन जबकि बिकवाली देखने को मिली। आज खरीदारी थी रेलवेज़ में और सेलेक्टिव स्टॉक्स में। टीटागढ़ रेलवे, सुमितोमो केमिकल नंबर के बाद चला। एआईडी पैरी, ग्रिंडवेल नॉर्टन, कोचिन शिपयार्ड, ये सब कुछ चलते दिखाई पड़े। मसगांव डॉ क्लास में एक नंबर आया, उसके बाद चला। कैंपस एक्टिवेयर 18-19% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली। सिलेक्टिव अदानी शेयरों में खबरें हैं लेकिन चले नहीं। एमटार टेक नंबर्स के बाद 9% नीचे 10% नीचे रहा। अलग अलग स्पेसिफिक एक्शन देख रहे हैं। बढ़िया खरीदारी थी आज हिंडाल्को में, वो इनके नोवेलिस के आईपीओ का अप्रूवल आ गया, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और बाकी मेटल भी कुछ हद तक बाइंग दिखा रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं, लेकिन अब स्लोली एंड स्टेडली डे बाय डे हम नए ट्रिगर की तरफ जा रहे हैं, बड़े ट्रिगर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आज आपको कल है एक्सपायरी का दिन, परसों है फिर वीकेंड शुरू, उसके बाद फिर आप मतलब अर्निंग का लास्ट डे कह लीजिए। 30 तारीख कल अर्निंग का लास्ट डे है, फिर कल ही एक्सपायरी हो जाएगी। फिर आप पहुंच जाओगे ऑटो सेल्स के नंबर्स के लिए, ऑटो सेल्स के नंबर आ जाएंगे। देन आप पहुंचोगे इलेक्शन की काउंटिंग या वो एग्जिट पोल्स, फिर लास्ट चरण एग्ज़ाम इलेक्शन, उसके बाद एग्जिट पोल्स और उसके बाद काउंटिंग, और फिर बाज़ार का वो बड़ा एक रिएक्शन जिस भी तरफ आए। तो ये सब चीज़ें जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। बाकी मार्केट थोड़ा सा बॉयेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ऑलरेडी चला हुआ है बहुत, तो थोड़ा हल्के होने की ज़रूरत तो है ही। कल किसी ने बोला भी था कि आप बड़े पेसिमिस्टिक हो। नहीं सर, मैं बहुत पेसिमिस्टिक नहीं, आई एम ओवर ऑप्टिमिस्टिक मैन। बट द प्रॉब्लम इज समटाइम्स यू हैव टू बी रियलिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक के बीच में एक रियलिस्टिक भी होता है। सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। और आज से नहीं, पता नहीं 20 साल से मार्केट को इसीलिए पकड़ के बैठा हूँ क्योंकि आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दीज स्टॉक्स। लेकिन कुछ चीज़ें रियलिस्टिक भी होनी ज़रूरी हैं। आप हिंड साइड में नहीं देखोगे तो फोर्थ साइड में गाड़ी नहीं चला पाओगे, तो वो भी ज़रूरी है देखना। तो आप ऑप्टिमिज्म रखिए, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक होकर भी काम करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहने की राय दे रहा हूँ। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, निकालते चलो, उसमें कोई हार्म नहीं है। प्रॉफिट तो है ही ना, घर से तो नहीं दे रहे हो ना, एटलीस्ट कम ज़्यादा इज़ अ मैटर। वो ठीक है, आज यहाँ नहीं आएगा कल आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उसको भी आप एटलीस्ट ध्यान में रख सकते हो। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, रेडिको खेतान 1710 और वेदांता 460 में खरीदा है, क्या करें? राउडी सर देखो, राउडी रास्कल नाम है इनका। एनीवेज, तो 700 रुपये बोल रहे हैं वेदांता के किले की, शायद एक बार को जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बट अगेन ये बेट कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक की अच्छी तेज़ी और वैल्यूएशन के दाम पर, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक चला है बढ़िया और वेदांता ने भी उसे कैचअप नहीं किया है। सो माइट भी उसे कैचअप कर सकता है। सो होल्ड तो कर सकते हो, बट कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसके हिसाब से काम करना। रेडिको इज़ अ वेरी गुड स्टोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी थोड़े वैल्यूएशन महंगे हैं दोनों के, लेकर में रेडिको के भी और यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी, लेकिन कहीं नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी डील है। आप इसको होल्ड कर सकते हो, नीचे मिल जाए एक सब्सटेंशियल लॉस के साथ तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हो। स्टोरी वाइज ये दोनों बहुत अच्छे हैं, रेडिको भी और यूएसएल भी। बट अगेन कि अभी थोड़ा हाल फिलहाल का उतार चढ़ाव हो जाए, सेटल हो जाए चीज़ें, उसके बाद कॉल लेना। ऐसी पैनिक स्टेट वाली कंपनियां नहीं हैं दोनों की जिनमें आप घबरा जाओ। दोनों में आप बने रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर 30 मिनट मार्केट की टीचिंग करो, हिस्ट्री डेली, हिस्ट्री टू प्रेजेंट। अमित सर देखो, बहुत सारे लोग हिस्ट्री सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। सबको लगता है कि पुरानी बातें इनको बताने का क्या फ़ायदा है। देखिए, फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी नहीं। जो भी कह रहा है कि वो जानता है, आई एम नॉट श्योर कि कितना जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से फ्यूचर शायद किसी को नहीं पता। अनफोर्सीन होता है फ्यूचर हमेशा से। हिस्ट्री समथिंग जो हो गया है, आप उसको आधार मान के ही काम करते हो। सो होता ना, पुरानी सड़क देख रहे हो तो आपको पता है कि आगे की सड़क ऐसी ही होगी, मोरलेस आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सो हिस्ट्री की चीज़ें लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी ओल्ड स्कूल और वेग थॉट के हिसाब से ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी 12,000 रुपये पे मारुति अगर खड़ा है, यही मारुति आपको 2,000, 2,500, 3,000 में मिलेगा।
आपको तब उसकी इम्पोर्टेंस शायद ना दिखाई पड़े भाव देख के। लेकिन अगर आप मन में ये सोच लोगे कि ये मारुति है जो कि 52% मार्केट शेयर कमांड करता था, 48% मार्केट शेयर आज भी कमांड करता है, देश की हर दूसरी गाड़ी मारुति की है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा उसको खरीदने का। जो हीरो मोटो कप 2400 रुपये आया था इसी प्लेटफॉर्म पे, तब एक ही लाइन मैंने रिपीट की थी कि दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है, इस दाम पे नहीं मिलनी चाहिए थी, और वो दाम आज नहीं है, आज 25 जा रहा है। या फिर बजाज ऑटो 3500 रुपये जब था, तो यही बात थी कि दुनिया की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है टू व्हीलर की, ये दाम डिजर्व नहीं करता, इससे अच्छा दाम मिलना चाहिए। सो इसलिए हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस वहाँ आपको समझ में आती है, उन नंबर्स की इंपॉर्टेंस वहाँ समझ में आती है। लेकिन ठीक है, अपना अपना टेस्ट एंड चॉइसेस। आज की डेट में कोई बाजार तेज़ी में आजकल सब कुछ सही है, सो जरा एक झटका तो एटलीस्ट मिलना चाहिए मार्केट को, तब एटलीस्ट रियलाइज़ होगा द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड मेंस। सो ठीक है, अभी तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, आगे देखते हैं समय के हिसाब से। ओके, आस्क ऑटोमोटिव 50 शेयर हैं 309 रुपये के दाम पे। पाल साहब देखो, बने रह सकते हो, 274 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो ये रीसेंट लो था। 340 के ऊपर निकला तो तेज़ी आएगी। कंपनी ठीक है, लेकिन वही रेंज फॉलो कर रही है, 270 470 नीचे, 340 के आसपास ऊपर। कंपनी ठीक है, नंबर भी अच्छे थे इस क्वार्टर के। सो वेट एंड वॉच इज़ अ बेटर चॉइस। और अभी भी क्योंकि ये हाल ही का IPO है, बहुत नंबर आए नहीं, 2 या 3 क्वार्टर के नंबर आए हैं, सो थोड़ा और समय निकलने दीजिए, उसके बाद जो है और बेटर सिचुएशन हो जाएगी। बट इट्स गुड टू होल्ड इवन। राजेश जी का जवाब है, सुमित सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, थैंक यू राजेश जी। माई एज इज़ 47 एंड इन्वेस्टिंग फॉर माई रिटायरमेंट, ओके, हैव 200 रिलायंस, 150 HDFC बैंक, 200 ITC एंड 50 TCS। कैन आई ऐड ओनली इन दीज 4 और स्टार्ट बाइंग इन एनी अदर स्टॉक? देखो राजेश जी, रिटायरमेंट का फंड है। बहुत साल पहले मुझसे किसी ने एक बार सवाल पूछा था कि उनके पास कहीं से आई हुई पूंजी थी, और वो एक लेडी थी जो विडो थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या लूँ। तो उस समय मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें बताने की क्या बताऊँ, क्योंकि जब किसी की हार्ड अर्न मनी कोई आपसे सामने ला कर रख देता है कि आप इस पैसे को निवेश कर दो, तो आपकी हिम्मत नहीं होती उसे निवेश करने की, क्योंकि अब वो हार्ड अर्न और शी इज़ द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली। सो उस केस में मैंने उनको एक ही राय दी थी कि मैम आप MRF ले लो, क्योंकि उसकी इक्विटी फ्लोट छोटा था, तो शायद वो चलेगा तो चलेगा। उस टाइम MRF 6000 रुपये के आसपास था, तो वैल्यू और भी अच्छी थी उसमें। वो MRF पता नहीं उन्होंने लिया नहीं लिया, क्या किया भगवान जाने, लेकिन ठीक है, पैसा उन्होंने बनाया होगा उसके बाद। और बाकी हिस्से को उनके मैंने FD करवाया था और गोल्ड लिया था। तो क्योंकि आप रिटायरिंग एज पे हो, मुझे ये नहीं पता आपके गोल्स क्या क्या हैं आगे, लेकिन आमतौर पे अगर आपका रिटायरमेंट ड्यू है कुछ समय बाद, तो आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको डिविडेंड यील्ड बेटर हो, ताकि आपकी एक रिकरिंग इनकम बनी रहे। जैसे जैसे आप एज में बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आपके खर्चे कम होते जाते हैं और आपकी इनकम भी कम होती जाती है। तब आपको एक रिकरिंग डिविडेंड यील्डिंग इनकम इधर या रीपेमेंट्स वाली इनकम जो होती है, जैसे कहते हैं ना, आप एक रिटायरमेंट प्लान आपका रेडी हो जाता है, तो वो रिकरिंग इनकम वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी होती है। सो उस केस में आप थोड़ी कंपनियों को रखिए जो कि, क्योंकि आपके पास TCS है, HDFC बैंक है, ओरेकल जैसी कंपनी है जहाँ पे डिविडेंड बेटर है, या TCS का डिविडेंड धीरे धीरे बेटर हो रहा है। सो ऐसी कंपनियों को पिक कर लीजिए जहाँ पे डिविडेंड यील्ड अच्छी है, जो अभी नहीं है। तो इंतज़ार करिए किसी फॉल का, जहाँ पे बड़ा फॉल मार्केट में मिल जाए, या उन हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक में, जैसे PSUs के नाल्को हुए, NMDC हुआ, कोल इंडिया हुआ, इनमें अगर यील्ड बेटर हो जाती है जैसे इनमें फॉल आता है, तो उनको आप आधार मान के इन्वेस्ट करिए। कुछ NPS में भी करिए, NPS जो आपको फर्दर पेंशन स्कीम आपके लिए रहती हैं, तो पेंशन स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी पेंशन बनाने के लिए। आपके चुनाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनियां सारी क्वालिटी हैं और इस तरह की हार्ड एंड मनी को यहीं डालना ही चाहिए। लेकिन कुछ नॉन मिड कैप के साथ भी आप थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हो, जैसे कि इंडिगो, जैसे कि पॉलीकैब, जैसे कि इस तरह की कंपनियां। ये हालांकि बहुत चले हुए हैं, इसलिए इनके हल्के होने का वेट करिए, आराम से समय लेगा, लेकिन जल्दबाजी किसी को नहीं है। अभी बाजार हमेशा रहता है, मौके ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हमेशा रहता है। सो आप आराम से संयम के साथ पैसा डालिए, और थोड़ा सा पेंशन के साथ भी पैसा डालिए, थोड़ा कैश पे भी रहिए। एक इमरजेंसी फंड अपने पास हमेशा रखिएगा, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट के सबसे पहली ज़रूरत वही होगी आपकी, तो उसको भी एक बारी ध्यान में रखिएगा। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन बेटर कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स के साथ रहने की। ओके, अदानी पोर्ट एट CMP, पिरामल फार्मा एट CMP एंड HDFC लाइफ एट CMP। पिंकी जी, HDFC लाइफ फिर भी बेटर है, लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं। LIC सीम्स बेटर, और अदानी पोर्ट है अच्छी कंपनी, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आउटराइटली लेने की राय नहीं दूंगा। थोड़ा आप ऐड करते रहिए फॉल्स में, वो ज़्यादा बेटर है। एंड पिरामल फार्मा नंबर लास्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे थे, रोबस्ट नंबर थे इनफैक्ट, लेकिन फार्मा में DVS इज़ बेटर, इप्का इज़ बेटर। आज नंबर ख़राब भी आए इप्का के, लेकिन ऐसा कुछ ख़राब ही नहीं है, वो 1-2 क्वार्टर की बात है। इप्का, DVS, सिप्ला, इनके साथ पहली प्रेफरेंस दीजिए। जब ये मेन स्ट्रीम फार्मा आपको नीचे मिल रहा है, तो
मिड कैप फार्मा में भी जाने की ज़रूरत है नहीं, मतलब मिड कैप की नॉन मिड कैप फार्मा है, इनको पहली प्रेफरेंस दे दी। मार्क्सन्स इवन गेटिंग बेटर, तो वो एक बार को आप देख सकते हैं। यूपीएल 100 शेयर है 550, शुड आई ट्रिम दिस पोजीशन? सलमान साहब देखो, अगर आपका होराइजन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो यूपीएल में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 480 460, इन दोनों को फॉलो कर लो। अगर आपका होराइजन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, आप गेन में हो, तो आप थोड़ा पोजीशन ट्रिम कर लो, नीचे दोबारा ले लेना अगर मिलता है तो। देखिए बाज़ार को इस समय संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि बाज़ार में प्रॉफिट टेकिंग आएगी नई सरकार के बनते ही, होता बाज़ार उलट कर दें ना आए। कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं, नई सरकार के बनते बाज़ार रोबस्ट चलेगा, हो सकता है वो भी ना आए, प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। सो थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है आगे। सो सिचुएशंस माइट अराइज किसी भी तरह की, ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए इट्स बेटर टू स्टे अवे, टू स्टे ऑन कैश। तो जितना आपका मतलब आई एम नॉट श्योर कि आपका एपेटाइट किस तरह का है, आप जल्दी घबरा जाते हो, आपकी डीप पॉकेट्स हैं, आपको घबराहट ही नहीं होती है, सो फिर उसके हिसाब से आप कॉल लीजिए। इस समय की सिचुएशन पैसे से ज़्यादा इमोशनली आपके टेस्ट लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको गेन कम होते हुए दिखेंगे, वहाँ आपको गेन लॉस में जाते दिखेंगे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते दिखेंगे। सो ऐसी सिचुएशंस के लिए आप थोड़ा अपने कैश पे आ जाओ, या अपने अपने नेचर के हिसाब से आप कॉल लो, ज़्यादा बेहतर है। ओके, बीपीसीएल में फ्रेश एंट्री बाय कर सकते हैं। दुबे जी कोई भी फ्रेश एंट्री थोड़े रेट के हिसाब से लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। आउट राइटली अभी पोजीशन मत लीजिए किसी भी स्टॉक में। महाराष्ट्र सीमलेस 700 के आसपास के बाय कर सकता हूँ क्या? मेरे ख्याल से शेख साहब अभी थोड़ा वेट कर लो, नीचे मिल जाए तो आप एंटर करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़ा चला ज़्यादा था ये शेयर नीचे से। ये और वेल्सपन दोनों के दोनों नीचे से बहुत चले हैं। वैसे कंपनी ख़राब नहीं, कंपनी अच्छी है, लेकिन नीचे लेने की अगर पॉसिबिलिटी मिल जाए तो आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए खोल देगी। और कंपनी की अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है, तो आप उसको भी आधार मान के चल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल जो और कुछ माध्यम से आ रहे हैं। सुमित सर, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स शेयर गिरावट में लेना अच्छा रहेगा क्या, क्योंकि प्रमोटर ही बाय करते रहते हैं? अमित जी देखो, ये ट्रिगर तो अच्छा है इसके साथ, लेकिन इमीडिएट ट्रिगर इसकी अर्निंग है जो कल आने वाली है। तो एक बार अर्निंग देख लो, फिर कॉल ले लेना। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी ख़राब हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, नहीं, इमीडिएट ट्रिगर आपके सामने खड़ा है। अगर मान लो अर्निंग थोड़ी सी भी वीक आ जाती है तो ये शेयर नीचे मिलेगा ही। तो नीचे मिलेगा तो आप वो लेवल्स को देख सकते हो जहाँ पर ऑलरेडी प्रमोटर बाय कर रहे हैं, वो स्टॉप लॉस लेके। और अगर नीचे नहीं मिलता है तो ठीक है, फिर तो आपको एक कंफर्टेबल जोन ही मिल गया ना, कि अर्निंग अच्छी है, अब आप कॉन्फिडेंटली उसके अंदर पोजीशन बढ़ा सकते हो। तो इस हिसाब से आप कॉल ले लो, लेकिन कल अर्निंग है तो पहले उसको देख लो आप। कैंपस के शेयर मेरे पास हैं, अभी तो होल्ड करो अनिल जी, क्योंकि आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, आज के वॉल्यूम बहुत अच्छे थे। मतलब मेरे ख्याल से लिस्टिंग डे के वॉल्यूम आज मीट किए हैं, तो इतनी बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई होगी तभी इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए हैं। सो अभी के लिए तो होल्ड करो एंड जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है इसमें। व्यू ऑन अदानी एनर्जी सोल्यूशन 1095 में बाय किया है लॉन्ग टर्म के लिए। राहुल सर देखो, मैं अदानी एनर्जी सोल्यूशन को 760 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बोलते हुए पिछले 6 से 8 महीने हो चुके हैं, और कंटिन्यूसली एक ही बात बोल रहा हूँ कि 760 का स्टॉप लॉस लीजिए और होल्ड करिए। वही स्टांस मेरा आज भी बरकरार है। इट इज़ नॉट बिकॉज कि इसमें वैल्यूएशन सस्ते हो गए, आज ही महंगे हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज कि इसके पीछे आप कोई भी बायस मान लो किसी भी गवर्नमेंट का। इट इज़ बिकॉज कि चीज़ें पिकअप कर रही हैं, एक भाव पे कंसोलिडेट हो रहा है और बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेट हो रहा है। सो जिस भी तरफ रिएक्शन आएगा वो आएगा बहुत स्ट्रांग। सो इसीलिए आप बने रह सकते हो, होल्ड कर सकते हो, और ऐड करो तो नीचे के लेवल पे ऐड कर सकते हो, लेकिन हर सूरत में 760 आपका स्टॉप लॉस रहेगा ही रहेगा, उसको फॉलो करना है आपको। इसके अलावा गुड आफ्टरनून सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन एप्टस वैल्यू हाउसिंग, गुजरात पीपावाव पोर्ट एंड गो कलर? संदीप सर, बाकी दो पे तो नहीं बोलूँगा, एक लिस्ट में बना रहा हूँ वो कंपनियों की जहाँ पे लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ है। यानी कि अगर 2024 का प्रॉफिट 23 से ज़्यादा है, 23 का प्रॉफिट 22 से ज़्यादा है, 22 का प्रॉफिट 21 से ज़्यादा है, और हर साल दर साल प्रॉफिट बेटर हो रहा है। सो ऐसी कंपनियां निकाल रहा हूँ, इस सिचुएशन में काम आती हैं वो कंपनियां। तो HDFC बैंक इज़ द वन बैंक जो पिछले 12 साल से लगातार अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रहा है। इवन नॉट रिलायंस भी 2018 से इम्प्रूव कर रहा है, नॉट इवन TCS, वो भी 2018 से कर रहा है। एप्टस वैल्यू उनमें से एक कंपनी है जो कि पिछले 12 साल से लगातार अपने प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रही है। सो इट्स अ गुड कंपनी टू होल्ड एंड एक्यूमुलेट ऑन फॉल्स, ठीक है। लेकिन कब चलेगा क्या चलेगा मुझे आइडिया नहीं, बट नंबर वाइज इट इज़ इम्प्रूविंग ईयर बाय ईयर। सो इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज टू होल्ड फॉर। और बाकी और डिटेल मिलती हैं तो मैं बताता हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी मैं उसको क्योंकि अभी बना ही रहा था तो वो मेरे को मोटा मोटा याद था। सो एज ऑफ नाउ आप होल्ड करिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी द नंबर्स, वो ज़्यादा अच्छी स्टोरी है इसके लिए।
चलिए फ़िलहाल अभी इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो मैं इधर उधर देखता हूँ वहाँ टीवी लगे हैं, उनको देखता रहता हूँ क्या क्या खबरें आ रही हैं उसके ऊपर। और बाकी आपसे मुलाकात होती थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।